चलिए, नमस्ते सभी को, प्रणाम। आज हम लोग जो हमने योगा बनते हैं कुंडली में उसके बारे में थोड़ा सीखेंगे। कई योगा मैंने आपको करा दिए हैं, लेकिन जो नहीं हुए हैं उनको हम आज कवर करेंगे। तो आई थिंक मैंने आपको पर्वत योगा बना बताया था। सिंपल फॉर्मूला है। लगन कुंडली में कोई भी अगर मेलेफिक प्लैनेट सेवंथ और एट्थ हाउस में नहीं है, और कुछ बेनिफिक, एक एटलीस्ट बेनिफिक हो या ज्यादा बेनिफिक हो तो और भी अच्छा है, टेंथ हाउस में है फ्रॉम लगना, तो ये योगा बन जाएगा। पर्वत योग मतलब जैसे पर्वत होता है, माउंटेन क्या होता है, बहुत स्ट्रांग होता है, स्टेबल होता है ना, हाइट है उसकी। तो ऐसा व्यक्ति का करियर, क्योंकि टेंथ हाउस इज करियर, और सेवंथ एट्थ क्यों बोला है कि वहां मेलेफिक ना हो, कि कोई भी प्लैनेट एट्थ हाउस में अच्छा नहीं बताया गया, क्योंकि वहां से फिर वो आपके धन के घर को देखेगा। शनि है तो आपके टेंथ हाउस को भी देखेगा। मंगल है तो आपके इनकम घर घर को देखेगा, है ना, इलेवेंथ को देखेगा एट से। तो ये इसीलिए ये मेलेफिक अगर नहीं है एट्थ में तो बहुत अच्छा हो गया। सारी प्रॉब्लम जो बेसिकली किसी के भी करियर में आती है इनको लेके, कि आपका पैसा नहीं कमा रहे, घर में कला हो रही है, करियर में चेंज आ रहा है, या पैसा कम मिल रहा है, ये सब एट्थ हाउस का मेलेफिक ना होने से हट जाएंगी। दूसरे सेवंथ हाउस में भी मेलेफिक ना हो, इसका मतलब ये है कि अगर मैरिज का हाउस जो है, मैरिज या स्पाउस को कोई प्रॉब्लम है, अगर सेवंथ हाउस में मेलेफिक आ गया तो व्यक्ति का हो सकता है, हस्बैंड या वाइफ जो भी है उसके, वो बीमार हो या उनसे झगड़ा हो रहा है ना। मंगल साथ में घर का मांगलिक बनाता है ना, और अगर दूसरा बंदा मांगलिक नहीं है तो दोनों का मिसमैच होगा एनर्जी का। तो ऐसे में जब व्यक्ति, ऑब्वियसली वो अगर खुश नहीं है, मैरिटल डिस्ट्रेस का पीरियड चल रहा है, तो वो फोकस कैसे करेगा अपना करियर में। इसलिए ये योगा को इस तरह से समझना है कि कोई क्यों नहीं बोला, वहां पे क्यों नहीं होना है। तो सेवंथ एट्थ में मेलेफिक ना हो, कोई एक बेनिफिक या कई बेनिफिक अगर केंद्र में है, 10वें घर में लगन से, तो ये योगा बन जाएगा। अच्छा योगा है, ऑस्पिशियस योगा है। जितने लोग सेलिब्रिटी या बहुत सक्सेसफुल लोग हैं, चाहे वो इंडस्ट्रियलिस्ट हो, चाहे वो पॉलिटिशियंस हो, है ना, जनरली जो बहुत जैसे कहते हैं ना, एक लेवल ऑफ सक्सेस से ऊपर है जो लोग, उनकी कुंडली में ये योग मिलता है जनरली। तो अच्छा योग है ये योग होने से, एक बहुत अच्छा पॉजिटिव पॉइंट करियर के लिए। शुभ योग में सिंपल याद रखना है, शुभ कोई भी बेनिफिक प्लैनेट हो लगन में, अशुभ में कोई भी मेलेफिक प्लैनेट हो लगन में। शुभ कर्तरी में दो शुभ ग्रह लगन से, दूसरा और 12वें घर में हो, तो शुभ कर्तरी हो गया। और इसी तरह सेम इसका अपोजिट हो गया। और यहाँ पे वो हेल्थ अच्छी दे रहा है, क्योंकि शुभ कर्तरी का मतलब कि आपके शरीर को, बिकॉज लगन आपका शरीर है, तो आपके शरीर को क्या मिल गई, एक सपोर्ट मिल गया है घर से और एक्सपेंसिव से। ट्वेल्थ हाउस इज एक्सपेंसिव ना, ट्वेल्थ हाउस इज हॉस्पिटलाइजेशन, तो बेनिफिक प्लेनेट वहां बैठ के आपको प्रोटेक्शन दे रहा है। वहां पे आपको नहीं जाना पड़ रहा हॉस्पिटल, और साथ में आपके खर्चे कम हो रहे हैं। और सेकंड हाउस में बेनिफिक होने से घर में शुभता रहेगी। घर में शुभता होने से क्या होगा कि आपको हंस सपोर्ट होता मिलेगा। ना ऐसे लंबी गर्दन होती है, वाइट सा बतख जैसा। इसको आप म्यूट कर लो श्वेता, आवाज आ रही है उधर से, पूछना हो तो अनम्यूट करना। हम्म। तो शुभ कर्तरी से आपको एक, मैम एक डाउट है। बोलो। मैम मैंने ये कहीं पढ़ा था कि जो 3, 6 और 8 में अगर कोई पाप ग्रह बैठा होता है तो वो शुभ प्रभाव देता है, क्या ये सच है? ऐसा नहीं, होता गलत। है? गलत बोल रहे हो। 3, 6, 8 नहीं है, वो 3, 6, 10, 11 है। उपचय स्थान जो होते हैं 3, 6, 10, 11, 8वें घर अच्छा। में तो शुभ भी अच्छा नहीं मानते एक तरह से, लेकिन फिर भी चलो शुभ आ गया तो कम से कम वो बुरा नहीं करेगा, है ना। लेकिन और तीन अगर कोई छह पाप ग्रह? हाँ। पाप ग्रह तो बिल्कुल ही बेकार है, बहुत ही खराब रिजल्ट आपको। प्रॉब्लम्स हो सकती है, खर्चे हो सकते हैं, कला हो सकती है, धन का नाश हो सकता है। एट्थ हाउस में तो कोई भी प्लेनेट अच्छा नहीं बताएगा। ठीक है। तो 3, 6, 10, 11 है वो उपचय स्थान जो होते हैं ना, 3, 6, 10, 11, क्योंकि वहां मेलेफिक बैठ के आपको एक परसिवरेंस दे देगा, एक जीवटता दे देगा, काम करने के, स्ट्रगल को होल्ड हैंडल करने की शक्ति दे देता है 3, 6, 10, 11 में। लेकिन ठीक है, अगर शुभ हो तो और भी अच्छा हो जाएगा, आपको एक गुड लक मिल जाता है। लेकिन यहाँ पे तो हम मेलेफिक की बात कर रहे हैं, अगर उपचय स्थान में हो तो। ठीक है, और बस उससे भी उपपत्ति ज्यादा में अच्छा सेकंड और ट्वेल्थ दोनों में होने चाहिए ना अच्छे ग्रह। क्या करें। लग मैम सेकंड और ट्वेल्थ हाउस दोनों में होने चाहिए, या फिर सिर्फ ट्वेल्थ में या सिर्फ सेकंड में हो, ऐसा भी हो सकता है शुभ कंत्री के अंदर, या नहीं, नहीं? बिल्कुल नहीं, दोनों में होना जरूरी है। एटलीस्ट एक एक प्लैनेट, एटलीस्ट एक ठीक एक है। शुभ ग्रह होना जरूरी है, तभी बनेगा शुभ कर्तरी, नहीं तो नहीं बनेगा। ठीक है। अब इसी की तरह आगे हम चलते हैं। जो पाप कर्तरी है, अब ये योग बड़ा इंपॉर्टेंट है। एक तो पहले तो ये हेल्थ आपकी खराब कर रहा है, पुअर हेल्थ हो जाती है व्यक्ति की। क्यों? क्योंकि उसका सेकंड हाउस में मेलेफिक का मतलब क्या है,
सेकंड हाउस आपका फूड रिलेटेड थिंग, हैबिट्स है, नियम है, डिसिप्लिन है, आपका टीथ है, आपका घर है, बैंक बैलेंस है। इन सब में अगर प्रॉब्लम है मेलेफिक के बैठने से, तो क्या होगा, आपकी ईटिंग हैबिट्स अच्छी नहीं है, आप नियम नहीं फॉलो करते हैं। एक जो डिसिप्लिन होता है ना, टाइम से उठना, नहा धो के नाश्ता टाइम से करना, लंच टाइम से करना, वो सब चीजें आप फॉलो नहीं कर रहे हैं अगर मेलेफिक आ जाता है। और सेकंड हाउस में बैंक बैलेंस भी पुअर हो गया आपका, क्योंकि मेलेफिक बैठ गया वहां पे। सेकंड हाउस और इमीडिएट फैमिली मेंबर्स, मम्मी पापा भाई बहन, या शादी के बाद पति, पति की बहन, माँ, सास ससुर, तो यहाँ पे उनसे कलह दिखाता है सेकंड हाउस। तो अब अगर ये पाप कर्तरी हो गया, तो अगर इंसान झगड़ा करेगा, अपने फैमिली मेंबर से झगड़ा कर रहे हैं या जो भी उनका आपस में डिस्प्यूट हो रहे हैं, तो वो व्यक्ति और नियम भी फॉलो नहीं कर रहा, वो खाने पीने के, एक्सरसाइज भी नहीं कर रहा, खाना भी वो उल्टा सीधा खा रहा है, कभी खाया नहीं खाया, मूड खराब है, डिप्रेशन हो रहा है, नहीं खाना, मीठा खा लिया, चॉकलेट खा ली ज्यादा, शुगर ले ली, चाय पी ली ज्यादा, और कुछ लोग तो जो सिगरेट पीते हैं वो सिगरेट पीते हैं, कई लोग ड्रग्स भी ले लेते हैं। सेकंड हाउस में मेलेफिक का इतने सारे रिजल्ट्स हैं। तो ये सारी चीजें क्या कर रहे हैं, फाइनली आपकी हेल्थ को खराब करेंगे। और सेम चीज फिर आ जाएगी एट्थ हाउस में, अगर मेलेफिक आ जाएगा, तो एट्थ हाउस वैसे तो लॉन्गिविटी है, उम्र के लिए देख रहे हैं, लेकिन सेकंड एट्थ हाउस से मृत्यु भी देखेंगे, क्योंकि लॉन्गिविटी खत्म तो मृत्यु है सामने। फिर सेकंड एट्थ हाउस आपका स्कैंडल्स, लॉन्ग टर्म चलने वाले इश्यूज भी है, प्रॉब्लम भी है, इनक्योरेबल डिजीजेस भी हैं। ये सारी चीजें क्यों, कोई ग्रह जब बैठ जाएगा तो उसकी दशा जब जब आएगी ना आपकी लाइफ में, चाहे वो महादशा हो, अंतरदशा हो, प्रत्यंतर दशा हो, वो आपको उस समय प्रॉब्लम देगी देगी, क्योंकि एट्थ हाउस है प्रॉब्लम देने वाला, ये आपका दंड देने वाला भी बन जाता है एक तरह से। और ऑब्वियसली उसके पीछे आपके ही कर्म होते हैं कि आपने प्रॉपरली फॉलो नहीं करे रूल्स। तो ये सारी चीजों से ये पाप कर्तरी जो योग है, ये काफी नेगेटिव बन जाता है इंसान के लिए। और जहां पाप कर्तरी है, मैंने तो ऐसा भी देखा है, अगर एट्थ लॉर्ड, जैसे आप लोगों को शायद मैंने शेयर भी किया है, इंदिरा गांधी जी की कुंडली में, राजीव गांधी जी की कुंडली में, और महात्मा गांधी जी की कुंडली में, तीनों की कुंडली में पाप कर्तरी भी है, और एट्थ हाँ लॉर्ड जी। लगन में बैठा है। तो ये कौन सा योग बन गया, असैसिनेशन डेथ, यानी मृत्यु नॉर्मल नहीं होगी, कोई आपको मारेगा। गांधी जी को भी गोली मारी गई, है एट ना। लॉर्ड कौन सा होता है मैम? मंगल ही तो मैम, शनि होता है ना? एट्थ लॉर्ड कुंडली में लगन पे डिपेंड करेगा, जो राशि लगन में आठवें घर में जो राशि आएगी उसका स्वामी एट्थ लॉर्ड बनेगा। हाँ। अच्छा अच्छा, ठीक है मैम। तो ये योग बहुत नेगेटिव आ जाता है जब असैसिन, इवन शायद मैंने आपको एक क्लास में बोल भी दिया था कि केजरीवाल जी की कुंडली में भी ये योग है। तो एट्थ हाउस, एट्थ लॉर्ड का लगन में बैठना और पाप कर्तरी में होना आपको नॉर्मल डेथ नहीं देता। तो अब ये बात अलग है, जब उनकी मृत्यु होगी तब देखेंगे क्या ये योग उनकी कुंडली पे भी लग रहा है नहीं लग रहा, वो तो अलग चीज है। लेकिन ये एक, इसको डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कई लोग डर भी जाएंगे अगर किसी कुंडली में होगा। आप ये समझ लो कि आपको इसलिए सावधानी तो बरतनी ही है लाइफ में। एट्थ एट्थ लॉर्ड इन लगना, क्योंकि स्ट्रगल आ गई, लॉन्ग टर्म प्रॉब्लम, और साथ में पाप कर्तरी आपको, इवन मान हानि योग, कुल नाशक योग। टीवी पे मैंने 2010 में जब लाइव शो किया था, तब एक एपिसोड का टॉपिक था कुल हंता योग, मतलब कुल कुल का नाम डिबोने वाला। उसमें भी ये योग का योग आता है, पाप कर्तरी में लगन होगा, और लग्नेश पीड़ित है। लग्नेश वहां एट्थ हाउस का नहीं है संबंध, क्योंकि वो उम्र से नहीं है, वो है आपका कुल नाशक। मतलब पुराने समय में क्या होता था कि राजा महाराजाओं के जब बच्चे होते थे, पुत्र हुआ, राजकुमार हुआ या राजकुमारी हुई, और अगर उसकी कुंडली में ये योग हो गया, यानी कि लगन जो है पाप कर्तरी में है और लग्नेश पीड़ित है, तो इसका मतलब ये व्यक्ति उस कुल का नाम खराब करेगा, है ना। जैसे कि वो हो सकता है वो जैसे राजा बहुत अच्छे मॉरल्स वाले हैं, बहुत प्रजा का सेवा करने वाले हैं, अब वो क्रिमिनल बन गया लड़का, है, मर्डर कर रहा है, लोगों को मार रहा है, मतलब जो भी है नेगेटिव, और फिर वो ऑब्वियसली उनका कुल का उत्तराधिकारी नहीं बनेगा। या फिर वो ड्रग एडिक्ट बन गया, या वो उसने, जैसे परंपराएं चल रही हैं कि वो प्रॉपर शादी रिवाज से आपके कुल में होनी है, अब वो किसी विधर्मी से शादी कर ले, तो ऑब्वियसली उस कुल में वो उनका इज्जत, उनके कुल की सारी जो रिस्पेक्ट, रेपुटेशन खराब कर दी। तो इस योग में जनरली लोग, पंडित जो पुराने पंडित होते थे, फिर वो मतलब इतनी मानते थे, पंडित ज्योतिषी ने जो बोला, उनके राज पुरोहित, राज पंडित थे, कि अगर ऐसा बच्चा पैदा हुआ जिसकी कुंडली में वो योग है, तो आज से 200-400 साल पहले उस बच्चे को ही छोड़ दिया जाता था, मतलब उसको पानी में टोकरी में करके
हटा दिया, मतलब उस बच्चे को ही छोड़ दिया, वो त्याग देते थे, क्योंकि उनको है कि स्कूल का नाश कर देगा भाई, तो क्या करना है। आपको शायद पता हो, भगवान कृष्ण के भी कुल के उनका एक पुत्र के कारण ही द्वारका डूबी थी। पता है ना आपको, द्वारका नगरी क्यों डूबी थी? तो वो भी हाँ एक, जी मैम, उनके एक पुत्र को श्राप दे दिया था जिसकी वजह से सारा कुछ हुआ था मैम ना। हाँ वो आप डिटेल स्टोरी पढ़ लीजिएगा, हमारे पास कुंडली तो है नहीं कि हम बोल दें, लेकिन ये कि योग है स्पेसिफिकली, तो पुराने समय में जो बहुत, और ऑब्वियसली ये योग के साथ और अच्छे योग नहीं होंगे कुंडली में फिर, तभी तो वो और लोग, नहीं तो और योग कैंसिल भी कर सकता है, थोड़ा कहीं से जुपिटर देख रहा है तो कैंसिलेशन हो जाता है। लेकिन अब जब ये प्योर ये योग बनता होगा तो वो व्यक्ति ना केवल कुल का नाश करता है, और ऑब्वियसली हेल्थ खराब है और पाप कर्त्री बहुत सारे, तो अब तो ऐसा नहीं होगा कोई बच्चे को ऑब्वियसली ऐसे छोड़ दे या ऐसे कर दे। लेकिन कई जगह ऐसा देखा गया जहां बच्चा मर्ड क्रिमिनल बन गया, एक टीचर का बेटा, जैसे खलनायक की स्टोरी है मूवी, खलनायक की स्टोरी है, उसमें वो टीचर है एक नॉर्मल मिडिल क्लास फैमिली, और उनका बेटा क्रिमिनल बन जाता है ना, तो वो दिस इज व्हाट कुल का नाम खराब कर दिया। तो आज की डेट में अगर ये योग है किसी की कुंडली में, और आप देख रहे हो कि वो वैसे एक नॉर्मल ह्यूमन बींग है, नौकरी कर रहा है, काम कर रहा है, तो आप ये जरूर से वार्न करो कि भाई आप स्कैंडल में फंस सकते हैं, आपको किसी तरह से आपकी मान हानि हो सकती है। और ऑब्वियसली उसकी दशा जब आएगी उन ग्रहों की जो बना रहे हैं वो कुल हानि हो, तो वो फिर पापकर्त्री वाले ग्रह हो गए, है ना। बंधन योग भी है, अगर सपोज इक्वल प्लैनेट्स हो गए यहाँ पे मैलेफिक दोनों, दूसरे और 12वें घर में, तो वो बंधन योग भी है, तो इसका मतलब वो जेल जाएगा वो व्यक्ति, उसको जेल होगी, हो सकता है वो कोई फाइनेंशियल क्राइम कर ले अपने ऑफिस में, या हो सकता है कोई लड़की के साथ कोई वो ऐसा इश्यू हो जाए कि वो बलात्कार कर दिया उसने, और ऑब्वियसली उसकी सजा तो मिलेगी। मतलब कुछ भी ऐसा हो सकता है जो ना केवल कुल की हानि करेगा, बल्कि उसको बंधन योग में तो जेल भी हो जाएगी, और अगर पाप करती है तो हो सकता है उसको खुद भी कोई हेल्थ, सपोज करो ऐसा किसी ने, किसी लड़की के साथ उसका संबंध हुआ और उसको एड्स था, या वो प्रोस्टिट्यूट के पास गया और उसको एड्स था, तो उसको एड्स हो गया पाप करती वाले व्यक्ति को, तो वो भी तो फिर मरेगा ना। HIV पॉजिटिव हो गया तो कितने साल उम्र है, कुछ साल बाद तो वो भी मरेगा, और ऑब्वियसली घर वालों को, लोगों को पता चलेगा कि इसको एड्स है, तो पूरे परिवार को रेपुटेशन खराब होगी, है ना। वो बात अलग है, आजकल लोग बहुत लीनियंट या लिबरल हो गए हैं, वो उसमें ये मानते हैं कि हाँ इसमें बच्चे के दोष के कारण माँ बाप को ना दोष दे, या बहुत, बट पुराने समय में तो बहुत बुरा मानते थे। ये बड़ा इंपॉर्टेंट योग है, इसको आप लेकिन डरने की जरूरत नहीं है, ऐसे व्यक्ति को भगवान का नाम लेना चाहिए, परिहार करना चाहिए प्रतिदिन, भगवान का नाम लेने से एटलीस्ट उसके नेगेटिव कर्मा, एटलीस्ट उसकी दशा में शायद उसको उतनी प्रॉब्लम ना हो जितना वैसे हो सकती है नॉर्मल सरकमस्टांसिस में जब वो नहीं करेगा। क्योंकि 80% तक हमने लिखा है रिसर्चेज में कि अगर कोई व्यक्ति सच्चे मन से भगवान की भक्ति करता है ना, भगवान का नाम लेता है, विष्णु सहस्त्रनाम, कलयुग में तो भगवान का नाम लेना और दान, ये दो ही मेन उपाय हैं, बाकी सब सेकेंडरी है। तो ये उपाय भी अगर कोई करता है और नेगेटिव योगा है, तो उस केस में उसको काफी हद तक रिलीफ मिलेगा। जैसे आई थिंक किसी ने मुझसे पूछा था कि राधा कृपा कटाक्ष, तो मैंने बताया था राधा कृपा कटाक्ष जनरली पिछले जन्म में किसी नारी के साथ बलात्कार किया या उसको बहुत दुख दिया, प्रॉब्लम करी, तब उस केस में, या ऐसा पाप कर्तरी योग हो, बंधन योग भी हो साथ में, लग्नेश भी बहुत वीक है, एट्थ लॉर्ड भी बैठ गया, तो ऐसे में फिर वो एटलीस्ट 2 साल तक राधा जी की भक्ति करेगा, मतलब उनका राधा के पकटाक्ष स्तोत्र का पाठ करे प्रतिदिन, सबके साथ एक रिस्पेक्टेबल रिलेशन रखे वुमेन के साथ, चाहे घर की बाई हो, चाहे पड़ोस की आपकी कोई लेडी हो, या कोई क्लासमेट हो, बहन हो, माँ हो, सबके साथ उसको बहुत अच्छा व्यवहार रखना है। परिहार या जो भी आप मंत्र पाठ करते हैं, दान करते हैं, उसका फल तभी आपको मिलता है जब आप सच में एक अच्छे इंसान की तरह करते हैं। ऐसा नहीं कि उधर से तो उधर दान कर रहे हो, इधर से नाम ले रहे हो, तो तीसरी जगह आप तंग कर रहे हो अपने कली को, अपने बहन को, या अपने भाई को, अपने माँ बाप का अनादर कर रहे हो। तो वो सब चीजें, ये सब तभी कलयुग है, कलयुग में तो ये दो चीजें करने से साथ साथ मैम अगर सेकंड और 12 हाउस में मैलेफिक प्लैनेट्स के साथ कोई बेनिफिक प्लैनेट से गुरु बैठे हैं तो भी मैम ये पापकत्री बनेगा पाप या सर? करती, बिल्कुल। अब इसका आंसर ये है कि सपोज लगन, हम्म, लगन में जो भी ग्रह बैठा है, ठीक है, लग्नेश है नहीं है, अब अगर मान लो कि 2 डिग्री का सेकंड हाउस में मंगल बैठा है, ठीक है, और 12वें घर में 28 डिग्री का सूर्य बैठा है, और 12वें घर में ही जुपिटर बैठा है 20 डिग्री का, तो जुपिटर कहाँ हो गया, थोड़ा दूर हो गया ना उससे, पहले पहले पापकर्तरी वाला आएगा, उसके बाद लगन, और लगन के बाद फिर सेकंड हाउस का मंगल,
तो आपको ये डिग्री जरूर देखनी पड़ेगी कि प्लैनेट जो बैठ रहे हैं अगर पापकर्त्री के लिए, मान लो जुपिटर 28 डिग्री का हो गया और 15 डिग्री का 12वें घर में ही शनि बैठ गया, तो ये पापकर्त्री एक तरह से खंडित हो रहा है। क्यों? क्योंकि बीच में जुपिटर आ गया ना। डिग्री डिग्री वाइज देखो ना, लगन के पास कौन है, लगन को जितना ज्यादा नेगेटिव मैलेफिक प्लैनेट क्लोज देखेगा उतना ज्यादा ये योग फल देगा। तो उस केस में मैम ये, जैसे लगन में अगर सूर्य और शनि बैठा हो और 12 में मंगल शुक्र हो और दूसरे में केतु और गुरु और बुध हो, तब भी बनेगा? हाँ योग तो बन रहा है, लेकिन हाँ इसका बड़ा मिक्स फल आ जाएंगे, आंशिक आ जाएंगे, क्योंकि प्योरली नहीं बन रहा हम्म। ये, साथ में मिक्स सभी अच्छा का बैग अच्छा। रहे हैं। हाँ, तो प्योरली अच्छा नहीं। मैम। हाँ लेकिन इसका मतलब हम्म। हेल्थ वाइज थोड़ा ध्यान तो रखना चाहिए ऐसे व्यक्ति को, कभी कभी हाँ मैम। कमजोरी है ना। तो ये योग काफी इंपॉर्टेंट है, पेपर में आ भी सकता है आपके एग्जाम में। और लग्नादि योग सिंपल, छठा सातवां आठवां फ्रॉम हाउस जो है वहां पे अगर शुभ ग्रह बैठ जाते हैं तो लग्नादि। इसी तरह चंद्रादि योग भी सेम ही होता है, बट उसमें चंद्रमा से छठा सातवां आठवां आपको देखना होता है कि वहां पे। तो ये बेसिकली अच्छा है, क्यों? क्योंकि शुभ ग्रह बैठ गए लगन से या चंद्रमा से, तो मन स्ट्रांग हो गया। ये एक तरह से कहते हैं आपका जो फाउंडेशन हाउसेज है ना। छठा क्या है? छठा डेप्थ एनिमी डिजीज है, स्ट्रगल है। अगर वहां एक शुभ ग्रह बैठेगा तो वो आपको एक पॉजिटिविटी दे रहा है टू हैंडल स्ट्रेस, टू हैंडल एनिमीज, टू हैंडल डिजीज, टू हैंडल लोन्स, है ना। ऐसी 7th हाउस में पत्नी का घर में, तो वो पति के घर में तो वो अच्छा हो गया, उससे सपोर्ट मिल गया। 8वां घर फिर जैसे मैंने बताया कि वहां से ये नियम अच्छे से फॉलो करोगे। किसी को बोलो कि आप रोज, जैसे राहु की दशा है, राहु की दशा में जनरली इंसान की इच्छा लस्ट की तरफ जाती है, उसको भोग की इच्छा होती है, उसको हमेशा ये मन करता है कि मैं मन मर्जी करूं, कुछ भी खाऊं, कुछ भी पीऊं, कुछ भी सोऊं, कभी भी उठूं, कोई भी टीवी पे या मूवी देखूं। तो राहु की दशा में हम ये बोलते हैं कि सुबह उठ के जल्दी नहा लो, पूजा कर लो, भगवान का नाम ले लो, 8 और कम से कम 10 से 12 घंटे घर के बाहर काम करो, क्रिएटिवली बिजी रहो। अदरवाइज घर में बैठोगे आराम करोगे तो दिन पर दिन आलसी बनोगे, पेट भी खराब होगा, झगड़ा भी करोगे। तो ये योग इस तरह से, जब ये शुभ ग्रह है छठे सातवें आठवें में, तो छठे में अगर शुभ ग्रह बैठेंगे तो आपको उन चीजों को, इस तरह की प्रॉब्लम सबकी लाइफ में आएंगी। आज आप ये समझ लो, ये मत समझना कि अमिताभ बच्चन हो या मोदी जी हो या और कोई सेलिब्रिटी हो, अंबानी हो, इन लोगों की लाइफ में प्रॉब्लम नहीं होती। प्रॉब्लम सबके होती है, लेकिन उसको हैंडल कैसे कर लेते हैं, कितना शांत रह के उसको हैंडल कर पाते हैं, ये उनकी सक्सेस का राज है। अभी मोदी जी अगर कहने को हम कहेंगे वो तो प्राइम मिनिस्टर है, अरे उनको बांग्लादेश का इशू भी सॉर्ट करना है, उधर से यूक्रेन रशिया का इशू है, वहां से पेट्रोल आएगा नहीं आएगा, है ना, हमारा इकोनॉमी अफेक्ट होती है अगर वॉर चल रही है। 56 वॉर चल रही है इस समय दुनिया में, 56 वॉर्स, टोटल वॉर्स और गृह युद्ध मान लो, है। उधर से पाकिस्तान का कभी है, कभी श्रीलंका में, कभी नेपाल में हो रहा है। तो दिस इज अगेन, अंदर का भी देखना है, बाहर का भी देखना है। तो स्ट्रेस तो सबको होता है ना। स्ट्रेस, डेप्थ एनिमी डिजीज, छठा घर, और साथ में स्ट्रगल। सातवां अगर पति है, पति पत्नी, ठीक है पत्नी नहीं है, पत्नी के साथ नहीं रहते, लेकिन 7th हाउस पार्टनर भी तो है। इसका मतलब क्या है? एज ए मोदी जी की कुंडली में अगर 7th हाउस देखें तो 7th हाउस पार्टनर मतलब आपकी पार्टी के लोग, आपकी पार्टी के बड़े बड़े मिनिस्टर, चाहे वो अमित शाह हो, चाहे वो दूसरे मिनिस्टर्स हो, तो उनके साथ भी तो ट्यूनिंग और अच्छा रखना है ना। तो ये चीजें हर इंसान की लाइफ में होंगी। 8वां घर प्रॉब्लम है, 8वें घर में आपको अचानक प्रॉब्लम्स आ रही हैं, है ना, अचानक कोई इश्यूज आ रहे हैं। तो ये तो सबके साथ है, अमिताभ बच्चन के केस में भी सेम है। तो ऐसे ही फिल्म स्टार्स की कुंडली में, स्पोर्ट्स पर्सन की कुंडली में। लेकिन ये शुभ ग्रह होने से आपको एक हैंडल करने की शक्ति आ रही है उसको पॉजिटिवली, और ऐसा व्यक्ति फिर क्या होगा, सक्सेसफुल हो जाएगा विद डिस्पाइट ऑफ मेनी ऑड्स। वासुमती योग। मैम कोई मतलब 6 7 8 में शुभ ग्रह हो और कोई दृष्टि भी ना हो अशुभ ग्रह की, पाप ग्रह की, हाँ दृष्टि यहाँ पे मतलब ये उनको जरूर है देखे कि ना। कोई अशुभ अशुभ नहीं साथ में होना चाहिए। ये छठा सातवें आठवें में बेनिफिक तो बैठना ही चाहिए मिनिमम, और पीड़ित भी ना हो। देखो वही योग होता है उसकी जो कहते हैं ना, एक इंटेंसिटी कितनी है। अब ये सपोज मान लो मैम ऐसे डेबिलिटेटेड, तो पॉसिबल ही नहीं होता है, कोई ना कोई दृष्टि तो डाल ही रहा होता है, मतलब ऐसा तो बहुत ही नहीं होता रेयरली है होता है। पॉसिबल। आप प्योर देखो, मैं कह रही हूँ जैसे 1 से 10 का अगर एक एक्सटेंट बनाओ किसी भी योग के लिए, 1 से 10 पॉइंट रखो कि ये योग कितना फल देगा, 10 में से 10 का पॉइंट देगा या 10 में से 1 या 2 देगा। तो अब मान लो सपोज छठे घर सातवें घर में जुपिटर नीच का बैठा है मकर राशि में, ठीक है तो बेनिफिक, लेकिन है तो नीच का।
छठे घर में धनु में बुध बैठ गया, चलो है, आठवां घर में ग्यारह कुंभ राशि आई, तो वहां पे फिर एक बेनिफिक बुध बुध बैठ गया है, बुध बृहस्पति, और चलो यहाँ पे चंद्रमा बैठ गया आठवें घर में। ठीक है, कुंभ का चंद्रमा अष्टम में बैठा हुआ है, और अब यहाँ पे तुम जैसे कह रहे हो कोई ग्रह दिख रहा है, तो ऑब्वियसली ये जो रिजल्ट्स है नीच का है, कोई ग्रह देख भी रहा है, उससे वो बेनिफिक तो योग तो बन रहा है, चलो ठीक है बेनिफिक योग, लेकिन उसका जो रिजल्ट है 1 से 10 के पैरामीटर में, वो मैं बोलूंगी शायद वो एक में से उसे 10 में से 5 ही मिलेगा, 5 का ही फल मिलेगा। और इनमें से तीनों में से कोई एग्जॉल्टेड हो गया, कोई गजकेसरी योग बना रहा है, एग्जॉल्टेशन के साथ चंद्रमा एग्जॉल्टेड है, साथ में बृहस्पति भी उसके साथ केंद्र में बैठ गया, तो वो अष्टम में जो चंद्रमा टॉरस का हो गया, और लियो में 11वें घर में जुपिटर हो गया। तो 8th हाउस का चंद्रमा गज केसरी में भी तो है, एक तो उच्च का है फिर गज केसरी में भी है, तो ये योग बड़ा अच्छा फल बना देगा। और फिर छठे सातवें में बुध और कोई और शुभ ग्रह बैठ गया, शुक्र बैठ गया। तो इस तरह से हमें हर योग को अपने लॉजिक से एक वेटेज देनी है कि वो कितना फल देगा, योग तो बन जाएगा इसी, एनी बेनिफिट प्लैनेट इन 6, 7, 8 हाउस फ्रॉम लगना, लेकिन वो रिजल्ट कितने देगा वो आपको उस कुंडली पे इंडिपेंडेंटली टोटलिटी पे डिपेंड करेगा, कौन से ग्रह देख रहे हैं, पीड़ित है, नीच के हैं। तो जो बेसिक कराया था आपको इसीलिए कराया था कि आपको समझ में आए कोई ग्रह कितना फल देने में सक्षम है। मैंने ऐसे ऐसे लोग देखे जिनका एग्जॉल्टेड जुपिटर बैठा है, लगन में बैठा है, लेकिन ना नौकरी है, ना बच्चा हुआ, ना शादी हो रही है। क्यों? जुपिटर तो एग्जॉल्टेड है, डायरेक्शनली स्ट्रांग है, क्यों? क्योंकि नवांश में वो जाके पीड़ित हो रहा है ना, दृष्टिकोण में भी कोई वो नहीं है, फिर साथ में उस पे कोई मेलेफिक शनि भी देख रहा है उस जुपिटर को, है, साथ में नीच के और ग्रहों के योग बन रहे हैं। तो टोटैलिटी में देखना है आपको, लेकिन मोटा मोटा आपको डेफिनेशन योग की पता होगी, तभी तो आप उसको नोट करोगे कि ये योग बन रहा है, ये इतना अच्छा। सपोज कुंडली में एक कुंडली आई आपने, 25 योग निकाले, 25 में से 15 अच्छे योग बनते हैं और 10 नेगेटिव योग बन रहे हैं। तो नेगेटिव और पॉजिटिव को करके बचेंगे जितना, उसका ही तो रिजल्ट मिलेगा। और फिर उसके हिसाब से दशा किन की चल रही है, जब आप दशा पढ़ोगे तब देखोगे, शुभ ग्रहों की दशा चल रही है तो फिर भी वो कुछ कुछ कर ही लेगा, लेकिन नेगेटिव ग्रहों की दशा चल रही है तो वो शुभ 15 शुभ योग भी क्या फल देंगे, जब उनका दशा आएगी तब मिलेगा वो तो फल। इसीलिए लाइफ में उतार चढ़ाव, अच्छा बुरा, लाभ हानि चलता रहता है। और इतने सारे योग, आप सोचो, 12 राशि, 12 घर है, 9 प्लैनेट, 27 नक्षत्र, है ना, ये सब बनाते हैं कितने सारे, 35,000 योग बन जाते हैं कॉम्बिनेशन, 12 × 12 × 9 × 27। तो वो इशू नहीं है आपको, अभी बेसिकली एज ए बेसिक कोर्स कर रहे हो तो आपको एटलीस्ट इतना बेसिक तो पता हो कौन कौन सा योग कैसे बनता है। फिर समय के साथ जैसे जैसे आप दशा करोगे, प्रैक्टिस करोगे, धीरे धीरे आपको समझ में आएगा। इसीलिए मैं बार बार बोलती हूँ कॉपी पेन लेके बैठो, साथ में लिखा करो, जब कुंडली देखने बैठो सिर्फ हाथ में सामने मोबाइल में देखने से नहीं आ जाएगी कुंडली देखनी, रजिस्टर लेके बैठना पड़ेगा, रोज की कुंडली बनानी पड़ेगी, रोज की 10 कुंडलियां देखो, 10 नहीं तो 5 देखो कम से कम, एनालिसिस करो क्यों उसके साथ ऐसा हो रहा है, उसकी कौन सी दशा है, कौन सी योग है, नोट करो उसके योग, 25 योग लिखो उसकी कुंडली में जो बन रहे हैं, 5 योग बन रहे हैं, 10 योग बन रहे हैं, अच्छे कौन से बुरे कौन से, और लिख के करने से फायदा ही होता है कि समझ में आता है, हाँ ये देखो इतने अच्छे तो इतने सारे तो योग है, अच्छा ये ग्रह नीच के है, ये ग्रह उच्च के हैं, अच्छा ये ग्रह इसे दृष्ट है, ये लिखने से समझ में आने लगेगा, दिखने लगेगा कि ये इतनी सारी चीजों के बाद फाइनल रिजल्ट ये मिलेगा। ये प्रैक्टिस है, इसमें कोई भी टीचर जो आपको पढ़ा रहा है, चाहे ऑफलाइन पढ़ा रहा है चाहे ऑनलाइन पढ़ा रहा है, प्रैक्टिस तो आपको खुद ही करनी पड़ेगी। वो आपको मेथड बता सकता है, थ्योरी बता सकता है, कैसे देखना है ये बता देगा, लेकिन प्रैक्टिस तो आपने खुद करनी है, सेल्फ स्टडी, इसमें सेल्फ प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो जितने लोग, अब आप, मैं मानती हूँ फैमिली में काम है ये, लेकिन मैंने आपको पहले भी बोला था सुबह 5 बजे से 2 घंटा, या सुबह 4 बजे उठो, 4, 4:30, 5 बजे जितने बजे उठ सकते हो, या 2 घंटा निकालो, सुबह सुबह का बेस्ट होता है टाइम, उस समय इन चीजों को लगाओ, पढ़ो, नोट करो, कुंडली चलो 2 घंटे एक इकट्ठे नहीं मिल रहे, आधा घंटा मिल रहा है, आधे घंटे में एक कुंडली बैठ के नोट करो उसमें कौन कौन से योग बन रहे, ठीक है, कौन से ग्रह उच्च के हैं। एक दिन में चलो एक ही कुंडली करो शुरू में, एटलीस्ट करो तो सही, शुरू तो करो, 7 दिन में 7 तो हो ही जाएंगी ना, 30 दिन में 30 कुंडली तो देख ही लोगे ना, तो 6 महीने में 180 कुंडली हो जाती है, लेकिन करना आपको खुद पड़ेगा। प्रैक्टिस करोगे हो जाएगा, बहुत आसान है, ऐसा नहीं है, लेकिन नहीं करोगे तो फिर कितना भी कोई पढ़ा देगा,
नहीं आती है। अब ये वसुमती योग है, वसुमती योग जो मैंने बोला भी था, 3 6 10 11 में अगर कोई शुभ ग्रह होगा तो बनता है, और त्रिषड आए 3 6 11 में अगर मेलेफिक हो तो वो नीच भंग योग भी कह देते हैं, या डेबिलिटेटेड प्लैनेट इन 3 6 11, वो भी एक अच्छा योग हो जाता। तो बेसिकली वसुमती योग, तो वासु माने क्या होता है, चंद्रमा। चंद्रमा इंदु, इंदु इंदु लगन भी निकालते हैं, चंद्रमा धन के लिए बेसिकली देखा जाता है। और सक्सेस, जो एक आम इंसान जो गृहस्थ आश्रम में है, जो कि 25 से 50 साल की आयु बताई गई है। हमारे हिंदू धर्म में, सनातन धर्म में 4 आश्रम बताए गए हैं, ठीक है। पहला आपका ब्रह्मचर्य है, जो कि 25 साल तक इंसान पढ़े लिखे सीखे, उसको कमाना नहीं है, माँ बाप उसके इसको केयर कर रहे हैं, या मतलब जैसे मोटा मोटा वैसे तो कर सकता है, वो जॉब भी कर सकता है पार्ट टाइम साथ में, लेकिन 25 साल पहले, 25 साल अध्ययन सीखने के लिए, 25 से 50 साल की उम्र होती है कमाने के लिए, अपने घर का भरण पोषण करने के लिए, अपनी फैमिली की मनी फाइनेंशियल नीड पूरी करनी है, कार्य करना है। 50 से 75 वानप्रस्थ होता है, जिसमें आपको अब धीरे धीरे अपने मोह बंधन को तोड़ने हैं, छोड़ने हैं। और फिर 75 के बाद 100 साल की उम्र होती है सन्यास की। तो अब तो बिल्कुल ही समाज से अलग हो जाओ और भगवान का प्योरली नाम लो। तो उस 25 से 50 साल का जो पीरियड है, उसमें ये योग का फल चाहिए। अब 3 6 10 11 में शुभ ग्रह बैठे और इनकी दशा आ रही है 70 साल की उम्र में, तो फिर क्या फायदा है? उस समय तो वैसे भी आपके बच्चे बड़े हो गए, या आपकी फैमिली की नीड्स पूरी हो गई जो भी थी, है ना। तो इस समय में ये दशा का फल मिलेगा। तो उस समय में आपको अपने बड़े गुणों का, 25 से 50 साल की उम्र होती है, अपने से बड़े लोगों का ख्याल रखने की, उनको फाइनेंशियल सपोर्ट देने की, और अपने बच्चों का, जो जनरेशन मिडिल वाली है, वो अपनी पिछली जनरेशन और आने वाली जो चल रही है जनरेशन बच्चे, उनका ख्याल रखने का पीरियड होता है 25 से 50 साल की उम्र। हर इंसान का ये एक नॉर्मल रूल है। आजकल सब चीजें मिसमैच कह लो या डिस्टॉर्ट हो गई हैं। लोग शादी 50 साल में कर रहे हैं। यार 50 साल में जी। शादी करके क्या कर लोगे आप? हैं? या 40 साल में बच्चा पैदा कर रहे हैं, क्या मतलब है? 40 साल में तुम 10 साल ही तो दे पा रहे हो उस बच्चे को, जो कमा के, उसके बाद तो आपकी वैसी फिजिकल स्ट्रेंथ कम हो रही है। हो सकता है आपको कोई बीमारी हो जाए, या हो सकता है आपका बिजनेस में प्रॉब्लम्स आ जाए। मतलब एक उम्र होती है जो ग्रह भी अपना फल आपकी यंग एज में जो देंगे ना, वो बेस्ट है। वो इंजॉय भी कर सकते हो ना आप उसको फिर। तो ये चीजें मैम 40 का बच्चा होगा तो मैम 60 के अंदर तो वो 20 इयर्स का होगा तो वैसे ही कुछ नहीं काम हो पाएगा। नहीं, एक्सेप्शनल केसेस होंगे, जैसे मैंने वो डॉक्टर का केस बताया था जिनके 27 साल के बेटे की डेथ हो गई थी, तो उन्होंने 51 की एज में, 52 की एज में बच्चा पैदा किया है, बेटी पैदा बाप रे करी, बाप। क्योंकि उनको जीना था ना, उनको उनको एक लाइफ सपोर्ट चाहिए कि जिसके लिए वो करें, जिंदगी कैसे जीनी। तो वो सुसाइड अटेम्प्ट कर रही थी। तो ठीक है, ऐसी मिथ हैपनिंग हो गई कि एक बच्चा चला गया, तो उनके पास फाइनेंशियली कमी नहीं है, तो वो नौकरी नहीं भी करेंगी, तो उनके पास सारे जीवन की 52 ईयर तक की जो सेविंग है, उससे भी वो अपनी बेटी का भरण पोषण कर सकती है, उसका विवाह हम्म। कर सकती है, उसको पढ़ा लिखा सकती है। लेकिन फिर भी उन्होंने बच्चा प्लानिंग करने से पहले पूछा था मेरी उम्र कितनी है, इफ अगर मैं 74 75 भी जीती हूँ तो मैं ठीक है, तब तक मेरी बेटी 20 22 23 साल की हो जाएगी। तो वो मैंने देख के बोला था, हाँ इतना तो हो जाएगा। ठीक है, तो उस हिसाब से ठीक है, वो उसके लिए इतना तो छोड़ ही जाएंगे। 18 साल के ऊपर तो बच्चा इंडिपेंडेंट ही है ना, एटलीस्ट उसको ठीक है, पैसा ही चाहिए, सिर्फ माँ बाप का साथ चाहिए, ऐसा बात नहीं, इमोशनल मेंटल सपोर्ट। पर मैम इस एज में तो मतलब डॉक्टर कहते हैं रिस्की है, बच्चे डिसेबल्ड होते हैं अगर इस एज में बच्चे होते हैं तो वो तो तो खुद मैम ही, वो ठीक है। वो तो खुद ही डॉक्टर है ना, तो डॉक्टर को तो पता है कि अगर अच्छा। मैं पैदा कर रही हूँ, तो अगर बच्चा अगर नॉर्मल हुआ है, कुछ हुआ, तो ऑब्वियसली वो उसको अबॉर्ट करवा देंगी। लेकिन ठीक है, वो हम्म। ठीक नॉर्मल पैदा हुई, और अब तो वो 5 दिसंबर को उसका अरे। बर्थडे भी है उस बच्ची का, मैं जाऊंगी भी उनके पास। आज 3 तारीख होगी, परसों उसका बर्थडे है, 11 साल की हो जाएगी वो। तो दिस इज वन एक्सेप्शनल केस, ठीक है, वो इश्यू नहीं है। बट हम ये देखें कि जो व्यक्ति की कुंडली हम देख रहे हैं, जब वो हमारे पास आता है, सपोज वो 45 साल का है, तो अब अगर वो मुझसे ये पूछता है मैं हीरो बनूंगा कि नहीं, तो ये तो बकवास है ना क्वेश्चन ही। मेरे पास कई लोग आते हैं, अभी अभी कल कल की बात है, किसी ने मेरे से पूछा, वो 65 साल के हो गए, 65 साल के, हाँ 65 66, मुझे कह रहे हैं मेरे को विदेश में कब जाऊंगा घूमने। यार तुम्हारी इच्छा ही नहीं खत्म हो रही 65 की एज में? दादा दादी तो ठीक है, मैं जाओगे, जाना चाहिए, अगर एंजॉय करना है करो, लेकिन ये एक सोल पर्पस लाइफ का बना रखा है, तो वो ठीक नहीं है ना। कभी ये नहीं पूछा कि मेरे को भगवान की भक्ति कब मिलेगी, हमेशा उनका यही क्वेश्चन होता है, पिछले साल भी यही था, इस साल भी यही क्वेश्चन। मतलब ये है अनफुलफिल्ड डिजायर्स जो आपकी हैं, आप वानप्रस्थ में मन नहीं लगा रहे हो अब।
विच इज वेरी बैड। बेसिकली इसीलिए कहते हैं 25 से 50 में जो एंजॉय करना है, खाना पीना है, घूमना फिरना है, कर लो जो करना। बाद में फिर 50 के बाद आपको नहीं तो वो ट्रबल करेंगी, अनफुलफिल्ड डिजायर्स। एंड इसीलिए मैरिज भी, शादी करनी है तो पहले कर लो, नहीं तो 50 के बाद फिर क्या शादी, वो तो कॉम्प्रोमाइज है एक जस्ट। ठीक है, एक लाइफ में मेंबर चाहिए साथ में रहने के लिए। चलिए कोई इशू नहीं है, ये आप योगा समझो। ये योग बड़ा इंपॉर्टेंट है, गंधर्व योग। ये उन लोगों की कुंडली में स्पेशली आप देखना, जब भी कोई फिल्म स्टार, कोई सिंगर, कोई डांसर, कोई टीवी आर्टिस्ट, कोई थिएटर आर्टिस्ट, या कोई भी आर्ट फॉर्म वाला, लाइक पेंटर, है ना, ऑयल पेंटिंग करने वाला आर्टिस्ट हो, है ना, कोई मूर्ति कला, जो भी आर्ट फॉर्म्स है, जितनी भी 64 कलाएं होती हैं, उनका स्वामी होता है शुक्र। 64 कलाओं का स्वामी माना गया है। लेकिन शुक्र जब अनअफ्लिक्टेड होगा, कुंडली में बली होगा, केंद्र में बैठा होगा लगन से, चंद्रमा से, तब जाके ये गंधर्व योग बनेगा। और ये वो योग है जिनका पिछले जन्म का भी मतलब उन्होंने ये स्किल्स सारी सीखी हुई हैं, आर्ट फॉर्म, क्रिएटिविटी, और वो दे आर बॉर्न गॉड गिफ्टेड विद दोज स्किल्स। तो ये बड़ा अच्छा योग है। मैं, मेरे को लगता है कि ये जिनका एक कुंडली में है ना, उनको और कुछ काम नहीं करना चाहिए। मैंने देखा है ऐसे लोग, कई आर्टिस्ट हैं जो पहले उनके माँ बाप तो वही कहते हैं ना, आज से 15-20 साल पहले तो क्या होता था, या 30 साल पहले, कि बच्चे को 3 ऑप्शन होते थे, इंजीनियरिंग करा लो, मेडिसिन करा लो, या फिर लॉ करा लो। बच्चे की कुंडली में योग है ये वाला। लेकिन माँ बाप को लगता था भाई नौकरी करनी है पैसा कमाने के लिए, म्यूजिक डांस में इतना मिलता नहीं था तब, तो वो उसको जबरदस्ती साइंस पढ़वा दे रहे हैं, जबरदस्ती बीटेक करा रहे हैं। और फिर जबरदस्ती वो बेचारा नौकरी कर रहा है एमएनसी में या किसी प्राइवेट सेक्टर में, और फिर वो फ्रस्ट्रेटेड हो रहा है क्योंकि उसको मन है कि मैं गाना गाऊं या मैं डांस करूं। आजकल तो अब टीवी पे इतने शो आ रहे हैं, रियल जो भी कॉन्टेस्ट वगैरह, इंडियन आइडल और इंडियन बेस्ट डांसर्स, है ना, मूवीज, इतने सारे ओटीटी वो आपके चैनल्स हैं जो उसमें उनको काम मिल रहा है। थिएटर आर्टिस्ट है वो लोग, मतलब उसको खाली भूखा नहीं मरेगा वो, अगर उसमें कोई टैलेंट है इस तरह का। तो क्या जरूरी है कि उसको इंजीनियरिंग कराई जाए?